नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज बात करेंगे हम उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा केस में अब मुख्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड तो अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोइद की गिरफ्तारी की कोशिशें लगातार जारी हैं। हिंसा के 9 दिन बीतने के बाद भी अब तक दोनों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता नहीं मिली है। वहीं दोनों आरोपियों के विदेश भागने की भी आशंका लगातार जताई जा रही है। इसको देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। अब्दुल मलिक और अब्दुल मोइद अब देश विदेश की सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर भी आ गए हैं। वहीं नैनीताल पुलिस की ओर से दोनों की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में लगातार दबिश दी जा रही है। आपको बता दें, दोनों के बैंक अकाउंट ट्रेस कर उसे सीज करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब आपको बताते हैं कि 9 दिन बाद भी पुलिस के हाथ आखिर क्यों खाली हैं। आपको बता दें, अब्दुल मलिक और अब्दुल मोइद को कानूनी शिकंजे में लाने में नैनीताल पुलिस कामयाब नहीं हो पाई है। लगातार अलग अलग राज्यों में दोनों की तलाश में छुपे मारे जा रहे हैं और ऐसे में जो लगातार ये दोनों छुपे हुए हैं, कहां पर हैं, उनका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। दबिश तेज कर दी गई है। इसके बाद भी दोनों तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। पुलिस ने दोनों के विदेश से जुड़े सूत्रों को भी खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि अब्दुल मलिक ने ठेकेदारी के साथ साथ तमाम वैध अवैध कामों से अकूत संपत्ति जमा की है, यानी कि उस संपत्ति की कोई था नहीं है जितनी संपत्ति इन लोगों ने जमा कर रखी है। देश से लेकर विदेशों तक मलिक के मजबूत संबंधों की भी बात कही गई है। पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई है कि अब्दुल मलिक की ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और दुबई में भी रिश्तेदारी है। गुरुवार को कोतवाली सभागार में एसपी पीएन मीणा ने नोटिस जारी होने की जानकारी दी। एसएसपी ने कहा कि उपद्रव के आरोपी मलिक को किसी सूरत में हाथों से नहीं निकलने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मलिक और उसके बेटे को देश छोड़कर जाने से रोकने के लिए मंत्रालय ने दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। उन्होंने बताया कि देश विदेश की सभी सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियां दोनों की तलाश में पुलिस लगी हुई है। बीते अगर 2 दिन पहले की बात करें तो हल्द्वानी सिविल कोर्ट ने हल्द्वानी हिंसा के नामजद मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, उसके बेटे सहित 9 उपद्रवियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने 9 आरोपियों पर सीआरपीसी की धारा 82-83 के तहत कार्रवाई की अनुमति दी है। इसके साथ ही पुलिस ने कोर्ट में आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के लिए आवेदन किया था। वहीं 8 फरवरी को हल्द्वानी की बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने 3 अलग अलग मामले दर्ज किए थे। इसमें 18 लोगों को नामजद किया गया था। इनमें से पुलिस अब तक 7 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, उसका बड़ा बेटा अब्दुल मोइद और निवर्तमान पार्षद शकील अंसारी सहित तमाम लोग अभी फरार हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। क्योंकि जिस तरह से हल्द्वानी से लगातार हिंसात्मक तस्वीरें सामने आ रही थी, उसके बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इन लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इन लोगों के बाहर न जाने को लेकर लुकआउट नोटिस भी जारी किए गए हैं। वहीं बीते अगर मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को सिविल कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। बुधवार को पुलिस दोबारा कोर्ट पहुंची और इन 9 आरोपियों की रिपोर्ट भी पेश की गई। पुलिस ने इन उपद्रवियों के खिलाफ धारा 83 के तहत कार्रवाई करने की मांग की। कोर्ट ने इसके बाद अब्दुल मलिक और उनके बेटे अब्दुल मोइद, निवर्तमान पार्षद शकील अंसारी, वसीम उर्फ हप्पा, मोकिन सैफी, एजाज अहमद, तस्लीम जियाउल और रईस उर्फ दत्तू की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि पुलिस ने इन सभी की धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए हैं। पुलिस इनकी लोकेशन खंगालने के साथ साथ गिरफ्तारी के लिए भी उनके परिचितों, रिश्तेदारों के घर में दबिश दे रही है। मजिस्ट्रेटी जांच शुरू कर दी गई है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बनभूलपुरा में हुए उपद्रव, सरकारी वाहन और थाना फूंकने के मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने लोगों को साक्ष्य प्रस्तुत करने, यानी कि साक्ष्य जुटाने और अपने बयान देने के लिए 1 सप्ताह का समय भी दिया है। कोई भी व्यक्ति सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कमिश्नर के सामने प्रस्तुत होकर साक्ष्य और बयान दे सकता है। कई बड़े नेता पुलिस के रडार पर हैं।
बनभूलपुरा में उपद्रव में वहीं के कई राजनीतिक दलों के नेता का हाथ भी सामने आ रहा है। हिंसा मामले में पुलिस को कोई साक्ष्य हालांकि मिले हैं, जिनमें से पुलिस अभी उनकी गहनता से जांच कर रही है। अब पुलिस इन नेताओं की सीडीआर की जांच भी कर रही है। जल्द ही इस मामले में बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। मलिक के बगीचे से अतिक्रमण हटाने के मामले में भी सरकार से जवाब तलब किया गया है। जी हां, नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी स्थित मलिक और नजाकत अली के बगीचे मामले में सुनवाई के बाद सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मलिक के बगीचे मामले में याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने ऑनलाइन बहस की। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट में बहस के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि विवादित भूमि नजूल भूमि थी, इसे 10 वर्षों की लीज पर कृषि कार्य के लिए दिया गया था, लेकिन लीज खत्म होने के बाद उसका नवीनीकरण नहीं हुआ। यह भी बताया गया है कि अगर दिए गए कारण के अलावा भूमि को दूसरे कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो नियमानुसार लीज स्वतः ही नष्ट मानी जाती है। नामजद 100 आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस इनकी गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट में गई थी। हमारे सहयोगी अरबाज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, आपका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे फिलहाल ताजा अपडेट हल्द्वानी में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। जी जावेद जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हल्द्वानी हिंसा मामले में जो है अब प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील की समय सीमा जो थी वो बढ़ाने का फैसला किया है। अब थाना बनभूलपुरा क्षेत्रांतर्गत गोजेजाली रेलवे बाजार हो गया, FCR हो गए, गोदाम परिसर में सुबह 8 बजे से जो है 4 बजे तक जो है छूट रहेगी। शेष कर्फ्यू वाले क्षेत्र में प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक छूट रहेगी। यानी कि जो कर्फ्यू वाला क्षेत्र है बनभूलपुरा ले लीजिए, वहाँ पे जो है पहले शुरू वाले दिनों में जो थी वो पहले वाले दिन तो वहाँ से 8 बजे से 11 बजे तक छूट थी, लेकिन अब जो है 9 बजे से 11 बजे तक छूट मिलेगी। अरबाज, ऐसे में जो मुख्य उपद्रवी है मलिक या उसका बेटा, और ऐसे में 9 और नाम उनके रिश्तेदार हैं जो भी उनके नजदीकी हैं, उनके नाम भी शामिल हैं, उनकी संपत्ति को लेकर फिलहाल कोर्ट के द्वारा क्या कुछ आदेश जारी किए गए हैं? ये देखिए, वो अभी जो है मलिक जो नगर निगम प्रशासन है वहाँ का जो नुकसान हुआ था, वहाँ के उपद्रवियों द्वारा जो नुकसान फैलाया गया था, उस पे जो है पूरा जिम्मेदार मलिक को जो है ठहराया गया है, जिसपे जो है नगर प्रशासन ने जो है मलिक की सारी संपत्ति जब्त करने के लिए आदेश दे दिया और जगह जगह पे मलिक को जो है नोटिस भी भेज दिया गया है कि 2,44,00,000 रुपए का उसे नोटिस भेजा है। हालांकि बताया गया था कि 15 तारीख तक उसे ये राशि जो है जमा करनी थी। अभी उस बारे में अपडेट नहीं आ पाया है कि जमा ये राशि हुई या नहीं हुई। जी, क्योंकि अरबाज जो तस्वीरें लगातार हल्द्वानी से हिंसात्मक निकलकर सामने आ रही थी, लगातार वहां पर धारा 144 के साथ साथ जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बाधित कर दी गई थी। लोग अपने घरों में छुपे हुए थे, डरे हुए थे। पुलिस प्रशासनिक अमला उच्च स्तर पर काम कर रहा था। ऐसे में उन उपद्रवियों ने जो वहां के थाने थे या फिर जो सरकारी संपत्ति थी उसको हानि पहुंचाई, उसका हनन किया। ऐसे में आग के हवाले भी कर दिया गया। लेकिन पुलिस के हाथ आखिर क्यों अभी खाली हैं? कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी ये सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। देखिए, बहुत से लोग जो है हल्द्वानी से पलायन करके हल्द्वानी छोड़ के चले गए हैं, इसीलिए अब लगातार जो है हमें अपडेट जो मिल रही है। अभी तक पुलिस ने 25 लोग गिरफ्तार किए, उनका मेडिकल करवाया है और कोर्ट में उन्हें हाजिर किया है और जल्दी उन्हें जेल भी भेजा गया है। और लगातार जो अपडेट के अनुसार अभी मलिक को भी हिरासत में मलिक जो है हिरासत में नहीं आ पाया है। जैसे मलिक हिरासत में आता है तो उस पर भी कार्रवाई कर जल्द उसे भी जेल भेजने की तैयारी की जाएगी और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी मलिक से की जाएगी। क्योंकि कोर्ट ने अरबाज जो 9 नामजद लोग हैं, बीते बुधवार की बात करें, उनकी जो आरोपी हैं उनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन आखिर ये 9 लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों हैं? क्योंकि एक तरफ उत्तराखंड सरकार, पुष्कर धामी की बात करें, वहां के मुख्यमंत्री की बात करें तो लगातार वो युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं और इन आरोपियों की धरपकड़ भी तेज हो गई है, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ खाली है। जिस तरह से आपने बताया कि अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस जो है गहनता से जांच कर रही है। मंत्रालय की बात करें तो मंत्रालय ने इन दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है ताकि ये लोग विदेशों में ना जा सके। जी, इनके खिलाफ भी जो है जारी कर दिया ताकि ये इनके पूरी जांच के आदेश दिए हैं। अब लगातार जो कुमाऊं कमिश्नर है उन्होंने भी जांच के आदेश सख्ती से दे दिए हैं। अब जैसे ये लोग जो फरार हैं इन्हें जल्दी जो है
जांच कर इन्हें जो है पकड़ लिया जाएगा और इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए गए हैं और कुमाऊं कमिश्नर द्वारा जो है लगातार इस जांच में जो है लगातार जांच के आदेश दिए जा रहे हैं, जिससे प्रशासन जो बेटा है प्रशासन वो सख्ती से इनके ऊपर जो है जल्द से जल्द पकड़े और इनके ऊपर कार्रवाई करे। इनके जो वहां के घर हैं उनको लेकर अगर बात करें तो प्रशासन के द्वारा क्या कुछ वहां पर पोस्टर चस्पा किए हैं लोगों के खिलाफ, इनकी धरपकड़ के लिए क्या कुछ तैयारियां वहां के प्रशासनिक अमले के द्वारा की जा रही हैं और वहां के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं किस तरह से इनकी गहनता की जांच में लगे हुए हैं, किस तरह से इनकी तफ्तीश जारी है, वो जानना चाहेंगे आपसे। मैं आपको बता दूं जो इसमें मुख्य लोग जो थे इस हिंसा को भड़काने में, उनके घर वालों को भी हिरासत में ले लिया गया है। उनकी जो प्रॉपर्टी है उसकी जांच चल रही है, उसकी जांच भी जो है पुलिस प्रशासन वो कई टीमें जो है गठित की गई है इसकी जांच के लिए। उसकी जांच कर उनकी जो संपत्ति है उसे हिरासत में लिया जाएगा और लगातार जो है पुलिस ने मुख्य जो उद्देश्य है, जैसे मलिक को ले लीजिए, इसे भी मतलब लगातार जो पुलिस छानबीन कर रही है। 2,44,00,000 का नगर निगम ने इन्हें जो है नोटिस भेजा है कि 15 तारीख तक इन्हें 2,44,00,000 जो है इसे भरपाई करनी होगी, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस लगातार इनकी संपत्ति की जांच चल रही है और अगर ये नहीं लिए गए हिरासत में तो मलिक को जो इनकी जो संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ठीक है अरबाज, अब थोड़ा पीछे आते हैं। जब ये हिंसा शुरू हुई थी किस वजह से ये हिंसा भड़की, क्योंकि मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को एक बार विस्तार पूर्वक बताएं और कैसे इस हिंसा ने अपना विकराल रूप धारण किया। देखिए आपको मैं बता दूं कि 8 फरवरी को जो है उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक मदरसे को लेकर वनबुल बाजार क्षेत्र पे जो जमीन बताई जाती है, रेलवे की कॉलोनी है, वो रेलवे की जमीन है, उस पर जो है अतिक्रमण तौर पर जो है लोग जो बसे हुए हैं, वहाँ पे एक मदरसा भी बनाया गया था। उसे ध्वस्त करने के लिए जो प्रशासन की टीम वहां गई थी, लेकिन वहां के लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें शांत कराने के वो करा, तो एकदम जो है विरोधियों की तरफ से जो है पत्थरबाजी पुलिस प्रशासन पे चालू हो गई थी, जिसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी पत्थरबाजी की थी और जो है सख्त से जो उपद्रवियों द्वारा जो है पुलिस थाना भी जो फूंकने की कोशिश की गई है, बसें जलाई है और नगर निगम की कई गाड़ियां जलाई है और जेसीबी वगैरह भी 3 जेसीबी वगैरह भी फूंक दी गई थी। क्योंकि अरबाज इस हिंसा में कई ऐसे लोग हैं जिनकी रिपोर्टें आज तक निकलकर सामने आ रही हैं, उनकी जब जांच की गई कई लोगों की मौतें हो गई, चाहे वो बिहार के लोग हों या उत्तर प्रदेश के लोग हों, कई लोगों की चिन्हित उन्हें किया गया और उनकी जब जांच की गई तो वो बेकसूर थे, वो अपना जीवन यापन करने के लिए या यूं कहें कि वो काम करने के लिए वहां गए हुए थे, वो भी लोग इस हिंसा में पिसे हैं और उनके परिवारों का बुरा हाल है। जी आपको मैं बता दूं कि एक बिहार से प्रकाश नाम का व्यक्ति हल्द्वानी में काम करने आया था। हालांकि वो इस हिंसा के दौरान जो है उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसकी मृत्यु मैं आपको बता देता हूँ कैसे हुई है। जो प्रकाश से बाहर से जो है यहाँ पे काम करने के लिए आया था, लेकिन बताया जा रहा है कि इसकी मृत्यु में जो है हल्द्वानी की जो हिंसा थी उससे कोई उसका लेना देना नहीं है। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने भी ये क्लियर कर दिया है कल, जिसमें मुख्य 4 आरोपी उसमें पकड़े गए और एक आरोपी जो है पुलिस का जवान ही बताया जा रहा है। पुलिस के एक जवान और उसके अन्य 3 साथी थे जिन्होंने इस प्रकाश की हत्या करी थी। और खुलासा जब खुलकर आया तो बताया जा रहा है कि जो प्रकाश था उसकी पुलिस अधिकारी जो पुलिस के जो कर्मचारी था उसकी वाइफ से कुछ उसके अवैध संबंध थे और ब्लैकमेल कर रहा था। तो पुलिस का जो कर्मचारी था उसने अपने अन्य 3 साथियों के साथ प्रकाश की जो है हत्या कर दी थी। और बहुत से जो है लोगों ने और सोशल मीडिया द्वारा ये अफवाह फैल रही थी कि मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम करने के जो है बढ़ावा दिया जा रहा था इसको लेकर, लेकिन प्रहलाद मीणा ने जो है कल खुलासा कर दिया कि इसका जो है प्रकाश की जो हत्या हुई थी इसका हल्द्वानी कांड से कुछ लेना देना नहीं था। ये पुलिस प्रशासन का एक उसमें व्यक्ति जो पुलिस का एक कर्मचारी था और उसके अन्य साथी थे, उनका आपसी विवाद चल रहा था, इसलिए उसने हल्द्वानी कांड को लेकर जो है आड़ बनाते हुए उसकी हत्या कर दी थी। कितने लोग इस हिंसा का शिकार हुए, मैं चाहूंगा आप एक बार बताएं कितने लोग इस हिंसा का शिकार हुए? जी अभी तक जो हमारे पास आई है तो लगभग तकरीबन जो डीएम वंदना सिंह जी शुरुआत में थे, डीएम वंदना जो सिंह जी यहाँ की जिले की, उनके मुताबिक 4 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन अभी तक जो आई है मृत्यु की वो लगभग 7 से 8 लोगों की मृत्यु इसमें जो खबर आई है अभी तक। वहां की सरकार के द्वारा क्या कुछ नए आदेश जारी किए गए अरबाज? जी अब तो फिलहाल जो है अब जैसे हम मान लीजिए पूरा हल्द्वानी जो है यहाँ पे खुला हुआ है
और सिर्फ वनभोलपुरा का एरिया ही और कुछ जो उससे चिपके हुए क्षेत्र हैं उनमें कर्फ्यू है। लेकिन वनभोलपुरा में जो है सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जो छूट दी गई है। अति आवश्यक जो सेवा है उसके सेवा के समान है, वो लोग खरीद आवाजाही कर सकते हैं। लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति वनभोलपुरा के अंदर नहीं जा सकता। अगर किसी की अगर परीक्षा, इंटरमीडिएट परीक्षा है या और भी अन्य एग्जाम है, तो वो अपना एंट्री कार्ड दिखा के जो है वनभोलपुरा से अपने एग्जाम देने जा सकता है। इतनी छूट जो है अभी प्रशासन द्वारा दी गई है। एक और अहम सवाल है, सवाल ये है और वो उसी समय का है, 8, 9, 10, 11 फरवरी जब हिंसात्मक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, जब ये हिंसा भड़की, जब इस हिंसा ने उग्र रूप लिया, उस समय लोगों का क्या कुछ हाल था? क्या कुछ लोगों ने वो दर्द अपना बयां किया? क्या कुछ लोगों ने बताया? किस तरह से वो लोग इन दिनों अपना गुजर करते हुए नजर आए? देखिए, अभी जो सुनने में आ रहा है कि बहुत से, मेरी कॉल पे भी बात हुई थी, तो बहुत से लोग बता रहे हैं कि कई लोगों के ये हाल है कि वहाँ पे अतिआवश्यक सेवा और का जो सामान है वो ना पहुंचने के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई है। उन्हें जो रोजमर्रा का जो उनका सामान था वो उन्हें नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो जिसकी वजह से बहुत से लोग भूखमरी से मर गए वहाँ पे अभी तक। लेकिन सरकार ने जो है इन 2-3 दिनों में जो है अतिआवश्यक सेवा जो है, जैसे सिलेंडर ले लीजिए, दूध ले लीजिए और भी सामान जो है वहाँ पे पहुंचाना शुरू कर दिया है, जिससे वहाँ के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल रही है और रफ्ते रफ्ते जो है कर्फ्यू में भी ढील देखी जा रही है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, अभी फिलहाल क्या कुछ चहलकदमी देखने को मिल रही है? कितना लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं अपने आप को? देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि कर्फ्यू क्षेत्र का जो है डीएम वंदना सिंह की ओर से जो जारी आदेश में कहा गया है कि क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं से जुड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान में दुकानें संचालित होगी। क्षेत्र के जन सामान्य का आवश्यक वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए दुकानों तक आना जाना कर सकेंगे। अवश्य जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अरबाज इस पूरे घटनाक्रम से हमें अपडेट कराने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी ये पहुंचाने के लिए। तो अरबाज हमारे सहयोगी विस्तार पूर्वक इस पूरे मामले पर, इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी जानकारी साझा कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से 8 फरवरी को जब ये हिंसा भड़कती है और इस हिंसा का हिंसात्मक और उग्र रूप जब निकलकर सामने आता है, तो लगातार इस हिंसा का कई बेगुनाह शिकार हो जाते हैं। जो लोग यहाँ काम करने आए थे वो भी इस हिंसा का शिकार हुए हैं, बेगुनाह लोग मारे गए। हालांकि अब उत्तराखंड सरकार की बात करें तो उत्तराखंड सरकार बड़े पैमाने पर, या फिर ये कहें कि उच्च लेवल पर काम कर रही है इन आरोपियों की धरपकड़ के लिए, और इन जो उपद्रवी थे उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। उसमें मलिक, उसका बेटा, उसके 9 अलग सहयोगी, और कहा यह भी जा रहा है, सूत्रों से खबर यह भी है कि इसमें कई नेता भी रडार पर हैं, जिनका लगातार बारीकी से उनकी जांच चल रही है और एक के बाद एक इन लोगों के खिलाफ जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। इनकी जो प्रॉपर्टी है उसे चिन्हित किया गया है। क्या कुछ इनके अवैध जो प्रॉपर्टी है उन्हें कुर्क किया जाएगा, रजिस्ट्रार से ऑफिसियल आदेश जो है वो जारी हो गए हैं, और इनके कहां कुछ कैसे गैर कानूनी ताल्लुकात हैं उन पर भी एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से ये हिंसा निकलकर सामने आई, इस हिंसा ने जो उग्र रूप लिया, लगातार लोग इसका शिकार हुए हैं, पूरे देश की नजरें इस हिंसा पर थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।